हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपना एक बार फिर रामप्रसाद आईएएस में हार्दिक स्वागत है। हमारी क्लास कुछ दिनों से हो नहीं रही थी, लेकिन जितनी भी हुई वो आपने जरूर देखी होगी। उसका रीजन था कि मैं राजस्थान में जो एपी वाला प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था वो देने के लिए गया था। इस वजह से होल्ड डाउन पर चली गई। चलिए तो आज हम फिर शुरुआत करते हैं। और हमने उस दिन जो राजनीतिक दल हैं उससे संबंधित जो नोट्स थे वो देख लिए थे। आज हम संविधान संशोधन से संबंधित सबसे पहले नोट्स देखेंगे और उसके बाद कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए तो आप रामप्रसाद आईएएस को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो रामप्रसाद यूजीसी नेट है उसको भी शेयर कर दीजिए, और जो नीचे लिंक दी हुई है हमारा एक जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है वो भी है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में क्यों किया गया था। क्या बिना संविधान संशोधन के संविधान का अस्तित्व नहीं रह सकता है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि जब हम यूएसए और अदर स्टेट के अगर संविधानों को देखें तो लगभग उनमें बहुत कम संशोधन हुए हैं, जब भारतीय संविधान में अभी तक 160 प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं। ऐसा क्या रीजन रहा जो हमें इतने संविधान संशोधन करने की आवश्यकता हुई। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, कोई भी जो संविधान है कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। जब संविधान बना था तो उस समय इंडिया की परिस्थिति कुछ और थी कि आर्थिक रूप से इंडिया पिछड़ा राष्ट्र था। अभी हम औपनिवेशिक साम्राज्य से आजाद हुए थे, तो हमारा जो मेन फोकस था वो भारत का विकास करना था। बट तब से लेकर अब तक बहुत परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के समक्ष हमें संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा तो फिर वो समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं रहेगा। इसलिए हमारी संविधान सभा ने भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया है, जो मूलतः 2 तरीके का और कुल मिलाकर 3 तरीके का प्रावधान करता है। चलिए तो हम देखते हैं। तो देखिए, उसमें समय यानी टाइम, सिचुएशन, देखिए सिचुएशन क्या है वो भी हमें देखना होगा, के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। देखिए, जब हम यूएसए का संविधान देखेंगे तो वो कठोर संविधान है और उसमें कोई भी संशोधन बहुत ही कठिनता से हो सकता है। उसके लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं हम
दूसरी तरफ यूके, जहाँ लिखित संविधान है लेकिन नियम कानून है, या फिर हम जापान जैसे देशों में अगर देखें तो उस तरह जो संविधान है वो ज़्यादा कठोर ना होकर लचीलापन रखा गया है। इंडिया की जो संविधान सभा थी, उसे अगर ऐसा लगा था कि अगर हम इसमें से अगर किसी भी चीज़ को, यानी अगर 3/4 बहुमत को स्वीकार करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत कठिन है। अगर हम लचीला बना देते हैं तो फिर कोई भी सरकार निरंकुश होकर संविधान में आसानी से परिवर्तन कर देगी। इसलिए उन्होंने न तो कठोर और न ही लचीला, बल्कि नम्रता और अनम्रता का मिश्रण, यही इंडिया की सबसे खास विशेषता है। देखिए, उस समय एक तरफ पूंजीवादी देश थे जो यूएसए के संगठन में थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ के समक्ष जो समाजवादी प्रणाली थी वो थी हमारे लिए। तो हमने ना तो पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया ना समाजवादी, हमने दोनों का मिश्रण लेते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया, जो अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है, जहाँ पे सार्वजनिक प्लस निजी दोनों साथ मिलकर देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है, मैंने आपको बता ही दिया संशोधन की जरूरत क्यों होती है। देखिए, प्रश्न कहाँ से बनेगा, तो देखिए भारतीय संविधान, सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा भाग है, तो भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद एकमात्र अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। देखिए, टोटल अगर हम कम मिलाकर देखें, कुल मिलाकर, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। देखिए, टोटल अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में कितनी, तो 3। अगर वो पूछे कि भारतीय संविधान में संविधान यानी 368 के अनुसार, तो फिर 2 आते। अब वो कैसे, हम देखते हैं। तो देखिए, जो पहला है साधारण बहुमत द्वारा, तो ये संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं होता, ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है। जो दूसरा है कि विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3। कैसे, तो देख, विशेष बहुमत, तो इसका उल्लेख 368 में किया गया है। विशेष बहुमत का अप्लाई होता है कि मान के चलिए कि अभी 543 सीटें हैं किसकी, लोकसभा में। ठीक है, इसका विशेष बहुमत होता है, 2 तरीके से हम विशेष बहुमत गिनते हैं। तो विशेष बहुमत में पहला है कि जो 543 सीटें हैं उसका हमें बहुमत चाहिए। तो अगर हम 543 का अगर बहुमत निकाल रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 एकम 2, यानी हम कह सकते हैं कि 272 मेंबर हमें उस सदन में उपस्थित होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो है कि पहले बहुमत होना चाहिए, तो 272 या 73। फिर जितने भी उपस्थित मेंबर हैं, मान के चलिए कि 273 मेंबर हैं, किंतु इसमें से कुछ जो मेंबर हैं वो वोट नहीं करना चाहते, मान के चलिए कि 250 सदस्य मतदान में भाग ले रहे हैं, तो 250 का 2/3, अरे 240 मान लीजिए, तो 8 24 और 8 दूनी 16, यानी 160 मेंबर हमें उसके पक्ष में अगर मतदान करते हैं तो फिर वो विशेष बहुमत माना जाएगा।
तो 2 कंडीशन इसमें लागू होती हैं। पहली, कुल जो सदस्य संख्या है, पहले 545 थी, अब 543 है, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो अभी हटा दिया गया। तो 543 का बहुमत और 2/3। इसी तरीके से जो तीसरा प्रकार है वो है कि विशेष बहुमत, जो मैंने आपको अभी बताया था। साथ ही राज्य का अनुमोदन। राज्य का अनुमोदन कैसे? तो देखिए, राज्य का अनुमोदन होता है कि अगर आधे राज्य अनुमोदित कर दे हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा। जैसे जो जीएसटी का प्रावधान किया गया था, उसमें क्या हुआ था कि पहले तो विशेष बहुमत, साथ ही क्योंकि जो जीएसटी है वो समवर्ती सूची का और राज्यों को प्रभावित करने वाला विषय था, तो फिर उसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन। वर्तमान में 28 राज्य हैं। आधे का मतलब है अगर 14, तो 14 नहीं, अगर 15 राज्य इसे अनुमोदित करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट 28 में, यानी 28 में से अगर 15 राज्य से अनुमोदित करते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि राज्य इसके पक्ष में सहमत है। बट आपको जो ध्यान रखना है वो ये चीज है कि राज्यों का जो अनुमोदन होगा वो सामान्य बहुमत चाहिए, ठीक है, न कि विशेष बहुमत। सामान्य बहुमत कैसे? तो जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं किसकी? विधायिका की, तो उसका हमें आधा, तो 100 यानी 1 से 1 अगर सदस्य उसके पक्ष में मतदान कर देते हैं तो फिर वो माना जाए, तो साधारण बहुमत, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि टोटल अगर पूछे तो 3, और 368 के तहत पूछे तो 2 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम आगे देखें कि संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। यानी जो संविधान का जो संशोधन विधेयक है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्या है? तो देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे पहले राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी में से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें विशेष बहुमत दोनों का अलग अलग चाहिए, ठीक है। दोनों को विशेष बहुमत से अलग अलग पारित करना होगा। इसमें जॉइंट जो सिटिंग है, अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन या होता है उसका प्रावधान नहीं है। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने अगर पारित नहीं किया तो कैंसिल हो जाएगा। अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने नहीं करा, तो भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जब दोनों सदनों से पारित होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति, उसमें एक ही कंडीशन है कि उसे राष्ट्रपति को क्या करना होगा? उस अनुमति देनी होगी, ना तो वो पुनर्विचार ना ही उसे रख सकता, एक ही है, अनुमति देनी होगी। यह जो अनुमति का जो प्रावधान है वो शुरू में नहीं था, बट इंदिरा गांधी जी ने 24वां अमेंडमेंट लाया 1971 में, और प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर अनुमति देनी ही होगी, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन
देखिए, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से संविधान संशोधन किस में आएंगे। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी जो प्रक्रिया है, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, और संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन है, जो 7वीं अनुसूची में से कोई भी विषय। तो देखिए, माल और सेवा कर यानी जीएसटी, जीएसटी जो परिषद है संबंधी जो प्रावधान है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार पूछता है कि जीएसटी जो काउंसिल है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो जीएसटी काउंसिल 279 ए में उसका प्रावधान किया गया, ये जोड़ा गया था। ठीक है। इसके साथ ही संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति एवं उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ठीक है। संविधान के जो अनेक उपबंध में संसद दोनों सदनों की साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, यानी कुछ बहुत ज्यादा ऐसे प्रावधान है जो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इनमें कौन सा है? तो देखिए, किसी भी नए राज्य का अगर प्रवेश या गठन करना है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण या उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समापन, जो 169 है, अनुच्छेद 2 और 3 है इसके तहत। ठीक है। ये भी जो संशोधन होते हैं ये अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन है वो 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 31 बी और नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 31 ए जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया था, और नवी अनुसूची जिसमें भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, और यह संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। इसे हम लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग बहुत सारे जो संवैधानिक प्रावधान थे उसमें परिवर्तन किया गया था। संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है, जो 1985 में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक हेतु प्रावधानित किए गए हैं। तो देखिए, जो 52वां अमेंडमेंट है उसमें दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, और इसके माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, जो मूल संविधान उसमें 8 अनुसूची थी, नवी अनुसूची मैंने अभी आपको बता दी फर्स्ट संविधान संशोधन से, और इसमें भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और आपको पता है कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 29 पंचायती रायतों से संबंधित, जो पंचायती राज्य है उसे संबंधित विषय है, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिकाओं या फिर जो
हमने पंचायती के अलावा जो नगरों के लिए प्रावधान करे थे स्थानीय स्तर पर, उसमें 18 विषय रखे गए। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। इसके साथ ही एक संविधान और इम्पोर्टेंट है, वो है 61वां संविधान संशोधन। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 107 प्लस संविधान संशोधन है, लेकिन हमें टोटल नहीं देखने, ना ये पूछे जाते, ना इम्पोर्टेंट है। हम वही संविधान संशोधन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन 1988। इसके द्वारा जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष के घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। इससे पहले क्या होता कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है तभी वो मतदान कर सकता था, बट अब ऐसा माना गया कि 18 वर्ष तक लगभग व्यक्ति मेच्योर हो जाता है और वो समझने लगता है। ठीक है, इसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ था, और वो था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसके माध्यम से हमने संविधान का भाग 4 का जोड़ा और इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया और टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, बट हमने 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में, और एक मौलिक कर्तव्य जो 11 है वो जोड़ दिया, और उसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य, देखिए निःशुल्क भी होनी चाहिए और कंपलसरी। तो आपको पता होगा कि जब गांव में जो अभी स्कूल है उनमें बहुत ही कम, यानी 10, 20, 50 रुपए में जो फीस लगती है और सभी चीज निःशुल्क होती है और लगभग अनिवार्य होती है पूरी चीज। लगभग ऐसा माना जाता है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न हो पाए। इसके अलावा एक संविधान संशोधन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए पहला संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, मैंने अभी आपको बताया था। इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, बट ऐसा देखा गया था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, यानी जो इसमें प्रावधान करेंगे वो अच्छी तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। और ये भी देखा गया था कि जैसे जो सीएम राज्य में बनते हैं तो वो अपने लोगों को मंत्रिपरिषद में, तो लगभग मंत्रिपरिषद का जो आकार है ना बहुत हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सरकार का खर्चा बढ़ता है, और मतलब अगर खर्चे में ही अगर ज्यादा पैसे चले जाते हैं तो फिर विकास के लिए क्या बचेगा। तो ऐसा माना गया था कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो एक लिमिट में होना चाहिए। तो इसीलिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध कर दिया गया। केंद्र में जो प्रधानमंत्री और जो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% राज्यों में, किंतु 12 से कम नहीं निर्धारित की गई। और जब कल आप देखोगे अभी जो राजस्थान का जो एपी वाला पेपर हुआ है उसमें यही प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट ये दोनों दिए थे। तो देखिए 15% हो सकती है, 15% आप मान सकते हैं कि कुल सदस्य, तो 543 का 15% निकाल लो कितना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 से कम नहीं होगी, यानी कम से कम 12 तो रखनी होगी। ऐसा नहीं हो कि सभी जो मिनिस्ट्री है वो सीएम ही रख ली, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो 12 कम से कम और अधिकतम 15।
वो उनके ऊपर है कि वो 10% सॉरी, हाँ 10% भी रख सकते हैं, लेकिन सदस्य 12 से कम नहीं होने चाहिए। इसके साथ एक संविधान संशोधन और किया गया था जो कल एपी में पूछा हुआ था। तो देखिए इम्पोर्टेंट है ये सब चीज। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यानी जो दिल्ली थी उसे क्या बनाया गया था, तो यूटी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसके बाद जो एक संविधान संशोधन और इम्पोर्टेंट है वो 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, और इसके द्वारा हमने जो सहकारी समिति थी उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया था। और जब आप 19C देखोगे तो उसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद एक संविधान संशोधन है जिसे बार बार पूछता है, और वो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित थे। यानी इंडिया और जो बांग्ला के देश के बीच जो डिस्प्यूट थे कुछ छोटे मोटे, हमने उसे 100वें संविधान संशोधन से हल कर लिया। और You need to strike this spot if you want to take me out silently. देखिए इसमें क्या नेट अपना चालू करना होता है, तो थोड़ा सा इसमें Are you lagging behind on current affairs? Everyone's already talking about it, but you're still googling what happened? Skip the delay and get. अब हट जाएगा। देखिए सब हट गया है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हम कर लेंगे। हम कहाँ पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे 100वां संविधान संशोधन। तो देखिए 100वां जो संविधान संशोधन है वो आप इसको बस इतना ध्यान रखना है कि भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है। इसके बाद जो अगला एक संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है वो 101वां संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया कि 2016 में हुआ था, और जीएसटी के क्रियान्वयन से रिलेटेड है। इसके बाद जो अगला संविधान संशोधन है 102वां, इसके और जो 2018 में हुआ था, इसमें हमने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जिस उसको हमने संवैधानिक दर्जा दिया। साथ ही 103वां जो संविधान संशोधन था उससे हमने जो, अगर आपने सुना होगा EWS यानी आरक्षण है जो सामान्य वर्ग के लोगों को, पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, और इसके द्वारा हमने 334 में संशोधन कर जो SC और जो ST के लिए देखिए 84 और 47, SC के लिए 47, ST के लिए जो सीट रिजर्व की हुई है हमने, उन्हें हमने 2020 से बढ़ाकर 2030 तक के लिए 10 साल के लिए हमने उसमें इंक्रीमेंट या वृद्धि कर दी। इसके साथ ही हमने जो प्रारंभ से 80 वर्ष तक बढ़ाया गया, और जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, उनके मनोनयन का प्रावधान था, 2 व्यक्ति थे, उसे हमने आगे नहीं बढ़ाया और खत्म कर दिया है, जिससे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद जो 331 था और विधानसभा में जो 333 था वो हमने हटा दिया। ठीक है, संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष बाद यानी 25 जनवरी 2020 तक का ये डाटा है, लेकिन हम कब तक पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे 10 दिसंबर 2025 तक का डाटा। तो देखिए 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। इसमें राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो सूची है स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया। यानी उसके लिए राज्य और केंद्र दोनों अपनी अलग अलग सूची बना सकते हैं,
इसके साथ ही देखिए, एक सेकंड, संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद जो भारतीय केस था 1973 का, उसमें किया था। और यही बताया, कुछ शब्द उसमें शामिल कर दीजिए और बताया था कि हम समय समय पर इसमें बताएंगे क्या क्या शामिल हो सकता है। तो ये प्रश्न भी कल राजस्थान एपी में पूछा हुआ था। अब मैं आपको और बता देता हूँ, हमने 1 से 5 देख ली, हम देखते हैं 1 से 6वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, 1 से 6वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 आरक्षण की बात करता है, जो अभी लागू नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि 2029 से लागू होगा। ठीक है, इसको मैं डाल भी दूंगा। इसके बाद एक संविधान संशोधन 1 से 7वां, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करिए। तो देखिए, जो 107वां संविधान संशोधन है, अभी एक सेकंड देख लेता हूँ क्या है हिंदी। तो देखिए, 107वां संविधान संशोधन अभी चल रहा है। और जो और जैसे किसी के विरुद्ध FIR फिर अपराध होते हैं तो 30 दिन के अंदर उसे इस्तीफा वगैरह देना होगा। अब अभी लागू नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अभी आपको देखना नहीं। तो 106 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको एक एज ध्यान रखना है, केशवानंद भारती। तो देखिए, आज तक का जो मैंने अपडेट है वो करा दिया, लगभग 10 दिसंबर तक, यानी एक क्लास में आए ले रहा हूँ। तो कल जब अपलोड होगी तो 11 दिसंबर तक। ठीक है, 11 दिसंबर तक। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम कल सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण क्या है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, हम व्याख्या देखते हैं इसकी। तो जो अनुच्छेद 368 है उसके अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान
में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है, दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए, हम विचार विमर्श की सर्वोच्च संस्था हमारे यहाँ पे संसद ही है। देखिए, कल परसों से अभी जो डिस्प्यूट का विषय है वर्तमान में, वो चुनाव सुधार है, चल रहा है। और एक और विषय चल रहा है, वो है वंदे मातरम। मैं बहुत अफसोसित हूँ, दुखी हूँ कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए अपने प्रतिनिधियों को सदन में भेजा, वो काम न करते हुए बस कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अरे भाई, वंदे मातरम है तो बढ़िया ना देश के लिए। क्यों? अगर आपको चर्चा करनी है तो विकास पर चर्चा करो, रोजगार पर चर्चा करो। बस नेहरू, गांधी या फिर वंदे मातरम, इन पर चर्चा क्यों हो रही है? जो भी अच्छा है, घबरा थोड़ी है। तो अगर आपको पता हो तो ये लोग विकास के नाम पे तो कुछ करते नहीं है। बस कभी धर्म का मुद्दा, कभी सांप्रदायिकता, कभी आरएसएस, बस ये चलता रहता है। देखिए, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हमारे लिए ये मुद्दे नहीं होने चाहिए। हमारे लिए मुद्दा होना चाहिए। देखिए, हम शिक्षा में कहाँ पे खड़े हैं? हमारे यहाँ पे हार्वर्ड और जैसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? टॉप 100 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ पाती, क्या कारण है? खैर छोड़िए। अगला प्रश्न है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो देखिए, वो संविधान संशोधन विधेयक 368, धन विधेयक 110 में प्रावधान है इसका, 109 में प्रक्रिया है, साधारण विधेयक में कोई दिक्कत नहीं है। वित्त विधेयक 2 तरीके के होते हैं, 117 में इसका प्रावधान है। तो देखिए, भारत संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जो मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? कि वो अनुच्छेद 368 है, भाग 20 है। 360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है। तो तीनों जो अनुच्छेद है वो आपातकाल से संबंधित, तो वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई? तो वो अनुच्छेद 368 है, मैंने आपको बताया था कि भाग 20 है। और देखिए, जो 358 है, 352 से लेके 360 तक आपातकाल है, तो इसमें आपातकाल से संबंधित प्रावधान है 358 और 359 352 से रिलेटेड है। ठीक है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो केवल लोकसभा में ये गलत है, केवल राज्यसभा में तो ये भी गलत है, केवल राज्य विधानसभा में ऐसा नहीं। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है।
देखिए, जब शुरुआत में जो विधेयक कोई भी आता है प्रस्ताव, तो उसे हम विधेयक कहते हैं, और जब पारित हो जाता है तो या तो कानून बन जाता है, या फिर जब संविधान संशोधन आता है फिर संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। तो इस संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और अलग अलग तरीके से पारित होना चाहिए। तो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन, यानी एक सदन या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है, और इसका जो उल्लेख है वो संविधान का अनुच्छेद 368(2) में किया गया है। ठीक है, तो आजकल जो पेपर है उसमें क्लॉज भी पूछने लगा है, तो हमें क्लॉज भी देखने होगा 368(2). किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, अब वो पूछता है कि भारत की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो अनुच्छेद 368 के तहत तो हमने दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो आज के लिए हम इसे यहीं पर होल्ड करते हैं, अगली क्लास हम कल तक लेके आएंगे। तभी तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।